अफसाना मुफ्त करम दाश्तन अफसानवी मजमुआ वारदात प्रेमचंद 1938। मुफ्त करम दाश्तन। आपका मेज़बान माजिद रशीद रशीदी। इन दिनों हुस्न इत्तेफाक से हाकिम ज़िला एक साहिब ज़ौक़ बुज़ुर्ग थे जिन्होंने तारीख़ और कदीम सिक्काजात में अच्छी तफ्तीश की है। खुदा जाने कैसे दफ्तरी कामों से उन्हें इन मशागिल के लिए फ़ुर्सत मिल जाती है। मैंने उनके कारनामे पढ़े थे और उनका गायबाना मदह था, लेकिन उनकी अफसरी मज़ीद ताल्लुक़ात में माना थी। मुझे ये तकल्लुफ़ था कि अगर मेरी जानिब से पेश कदमी हुई तो आम तजर्बे के मुताबिक वो मेरी हुक्काम जोई पर महमूल की जाएगी, और मैं किसी हालत में भी ये इल्ज़ाम अपने सर नहीं लेना चाहता था। मैं तो हुक्काम को दावतों और आम तकरीबों में भी मदऊ करने का मुखालिफ हूँ, और जब कभी सुनता हूँ किसी अफसर को किसी रफ़ाए आम के जलसे का सदर बनाया गया, या कोई स्कूल या शफाखाना या विधवा आश्रम किसी गवर्नर के नाम से मंसूब हुआ, तो बरादराने वतन की ग़लामाना ज़हनियत पर घंटों अफसोस करता हूँ। मगर जब एक दिन हाकिम ज़िला ने खुद मेरे नाम एक रुका भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्या आप मेरे बंगले पर तशरीफ़ लाने की तकलीफ़ गवारा फरमाएंगे, तो मैं बड़े शशोपंज में पड़ गया। क्या जवाब दूँ? अपने दोस्तों से मशवरा लिया। उन्होंने कहा, साफ कह दीजिए मुझे फ़ुर्सत नहीं, वो हाकिम ज़िला होंगे तो अपने घर के होंगे। कोई सरकारी या ज़ाब्ते का काम होता तो आपका जाना मुनासिब था, लेकिन ज़ाती मुलाकात के लिए आपका जाना आपकी शान के ख़िलाफ़ है। आखिर वो खुद आपके मकान पर क्यों नहीं आए? इससे क्या उनकी शान में बटा लगा जाता था? इसीलिए तो खुद नहीं आए और आपको बुलाया कि वो हाकिम ज़िला हैं। इन अहमक हिंदुस्तानियों को भी ये समझ ना आएगी कि दफ्तर के बाहर वो भी वैसे ही इंसान हैं जैसे हम या आप। शायद ये लोग अपनी बीवी से अफसरी जताते होंगे। उन्हें अपना ओहदा कभी नहीं भूलता। एक साहब ने, जो लतीफ़ों के ख़जानची हैं, हिंदुस्तानी अफसरों के कई पुरमज़ाक तज़किरे सुनाए। एक अफसर साहब ससुराल गए, शायद बीवी को रुखसत कराना था जैसा आम रवाज है। खौसर साहब ने एक मौके पर रुखसत करने से इनकार किया। कहा, बेटा अभी इतने दिनों के बाद आई है, 3 महीने भी नहीं हुए, बोला और नहीं तो 6 महीने तो रहने दो। इधर बीवी ने भी नायन के ज़रिए पैगाम कहला भेजा, अभी मैं जाना नहीं चाहती। आखिर माँ बाप से मुझे भी तो मोहब्बत है, कुछ तुम्हारे हाथ बिक थोड़ी ही गई हूँ। मियाँ दामाद डिप्टी कलेक्टर थे, जामे से बाहर हो गए। खुसर पर सिमन जारी कर दिया। बेचारा बूढ़ा आदमी दूसरे दिन साहबजादी को लेकर दामाद की खिदमत में हाजिर हुआ, तब जाके उसकी जान बची। ये लोग ऐसे खरदमाग होते हैं, और फिर तुम्हें हाकिम ज़िला से लेना क्या है? अगर तुम कोई बागियाना इश्तिआल अंगेज़ किस्सा या मजमून लिखोगे तो फ़ौरन गिरफ्तार हो जाओगे, मुतलक रियायत ना की जाएगी। अपने लड़के के लिए कानून गोई नायब तहसीलदारी की फ़िक्र तुम्हें है नहीं, फिर ख्वामखा क्यों दौड़े जाओ? लेकिन मैंने दोस्तों की सलाह पर कार पैरा होना तहसीब के ख़िलाफ़ समझा। एक शरीफ आदमी कद्र अफजाई करता है, और तो उससे महज इस बिना पर बेइतनाई करना कि वो हाकिम ज़िला है, तंग ज़रफ़ी है। बेशक हाकिम ज़िला साहब मेरे गरीब खाने पर आते तो उनकी शान कम न होती। वज़ादार आदमी बेतकल्लुफ़ चला आता, लेकिन भाई ज़िला की अफसरी बड़ी चीज़ है, और किस्सा निगार की हस्ती ही क्या है। इंग्लैंड या अमेरिका में अफसाना निगारों की मेज़ पर मदऊ होने में वज़ीर आज़म भी अपना एजाज़ समझते होंगे, लेकिन ये हिंदुस्तान है जहाँ हर एक रईस के दरबार में शायरों का एक अम्बो कसीदा ख्वानी के लिए जमा रहता था। और अब भी ताजपोशी के मौके पर हमारे अहले कलम बिन बुलाए रईसों की खिदमत में हाजिर होते हैं, कसीदा पेश करते हैं, इनाम पाते हैं। तो तुम ऐसे कहाँ के हो? क्या हाकिम ज़िला तुम्हारे घर पर चला आए? वो अफसर है, तुम मजबूर निगार हो। जब तुम में इस कदर लड़कपन और तंग मिजाजी है, तो फिर वो तो ज़िला का बादशाह है। अगर उसे गुरूर भी हो तो जायज़ है, कमज़ोरी कहो, जहालत कहो, खर दिमागी कहो, लेकिन फिर भी जायज़ है। और खुदा का शुक्र करो कि अफसर साहब तुम्हारे घर नहीं आए, वरना उनकी खातिर व मदारत का सामान तुम्हारे यहाँ कहाँ था? गद की एक कुर्सी भी तो नहीं है। 3 पैसे की 24 बीड़ियाँ पीकर दिल खुश कर लेते हो। है तौफीक रुपए की 2 सिगार पीने की। कहाँ वो सिगार मिलता है? उसका क्या नाम है? उसकी खबर है तुम्हें? अपनी तकदीर को सरा होके वो खुद नहीं आए, तुम्हें बुला लिया। 4-5 रुपए पगड़ी ही
बिगड़ ही जाते और शर्मिंदगी भी होती। खुदा न ख्वास्ता और तुम्हारी शामत अमाल से कहीं उनकी अहलिया भी हमरा होती तो क़यामत ही आ जाती। उनकी मेहमान नवाजी तुम या तुम्हारे धर्मपति जी कर सकती थी। उनकी मेहमान नवाजी तुम या तुम्हारी धर्मपत्नी जी कर सकती थी। वो तुम्हारे घर में यकीनन जाती और तुम्हारे लिए मौत का सामान होता। तुम अपने घर में फटे पुराने कपड़े पहनकर अपने बेनौई में मगन रहकर ज़िंदगी बसर कर सकते हो, लेकिन कोई भी खुददार शख्स ये गवारा नहीं कर सकता कि उसकी खस्ताहाली दूसरों के लिए माए तफरी हो। उन लेडी साहिबा के सामने तुम्हारी तो ज़ुबान बंद हो जाती और यही जी चाहता कि ज़मीन फट जाती और तुम इसमें समा जाते। चुनांचे मैंने हाकिम ज़िला की दावत कबूल की और बावजूद ये कि उसमें किसी कदर नागवार रौनक थी, लेकिन शफ़क़त और खलूस ने उसे ज़ाहिर न होने दिया। कम से कम उन्होंने मुझे शिकायत का मौका न दिया। अफसराना फितरत को तब्दील करना उनके इम्कान से बाहर था। मैंने सोचा ये ज़ाती मामला है। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं चला गया, कुछ अदबी गपशप की और वापस आया। किसी से उसका जिक्र करने की ज़रूरत ही क्या थी। मैंने इस वाक़ा को ज़रा अहमियत न दी, गोया बाज़ार सब्ज़ी ख़रीदने गया था। लेकिन मुखबरों ने न जाने कैसे इसकी खबर लगा ली। ख़ास हलकों में ये चर्चे होने लगे कि अफसर ज़िला और उससे मेरे बहुत दोस्ताना ताल्लुक़ात हैं और वो मेरी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। मुबालगे ने मेरी वक़्त में और भी इजाफ़ा कर दिया। यहाँ तक मशहूर हुआ कि वो मुझसे सलाह लिए बगैर कोई तजवीज़ या रिपोर्ट नहीं लिखते। कोई जी होश आदमी इस किस्म की शहरत से फ़ायदा उठा सकता था। अहले गर्ज़ बावले होते हैं, तिनके का सारा ढूंढते फिरते हैं। उन्हें इसका यकीन दिलाना कुछ भी मुश्किल नहीं था कि मेरे ज़रिए उनकी मतलब बरारी हो सकती है, लेकिन मैं ऐसी हरकतों को जलील समझता हूँ। सदा असहाब अपनी अपनी दास्तानें लेकर मेरे पास आए। किसी के साथ पुलिस ने बेजाज़्याती की थी, कोई इनकम टैक्स वालों की सख्ती से नाला था, किसी को ये शिकायत थी कि दफ्तर में उसकी हक तलफी हो रही है और इसके बाद के आदमी को तरक्कियाँ मिल रही हैं। उसका नंबर जब आता है कोई लिहाज नहीं किया जाता। अला हज़ा इस किस्म की कोई दास्तान रोज़ ही मुझ तक पहुंचने लगी, लेकिन मेरे पास इन सब के लिए एक ही जवाब था, मुझसे कोई मतलब नहीं। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था कि मेरे बचपन के एक हमजमा दोस्त वारिद हुए। हम दोनों एक ही मकतब में पढ़ने जाया करते थे। कोई 25 साल की पुरानी बात है। मेरी उम्र 8-9 साल से ज़्यादा न थी, वो भी करीब करीब इसी उम्र के, मगर मुझसे कहीं तवाना और फरबा थे। मैं ज़हीन था, वो हद्दर्जा गबी। मौलवी साहब उनसे आजिज़ थे और उन्हें सबक पढ़ाने की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी थी। मैं उसे अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझता था और मौलवी साहब की कमची जहाँ लाचार थी वहाँ मेरी हमदर्दी कामयाब हो गई। बलदेव चल निकला और खालिक बारी तक आ पहुँचा, मगर उसी दरमियान में मौलवी साहब की वफ़ात ने इस मकतब का खात्मा कर दिया और तलबा भी मुंतशर हो गए। तब से बलदेव को मैंने सिर्फ 2-3 बार रात में देखा। मैं अब भी वही मखी हूँ, वो अब भी देव कामत। राम राम हुई और एक दूसरे की खैर व आफियत पूछी और अपनी अपनी राह चले। मैंने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, आओ भाई बलदेव, मज़े में तो हो, कैसे याद किया, क्या करते हो आजकल? बलदेव ने दर्दनाक अंदाज से कहा, ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं और क्या। तुमसे मिलने का बहुत दिनों से इश्तियाक था। याद करो वो मकतब वाली बात जब तुम मुझे पढ़ाया करते थे। तुम्हारी बदौलत 4 हरफ पढ़ लिया और अपनी ज़मींदारी का काम संभाल लेता हूँ, नहीं मूर्ख बना रहता। तो मेरे गुरु हो भाई। सच कहता हूँ, मुझ जैसे गधे को पढ़ाना तुम्हारा ही काम था। न जाने क्या बात थी कि मौलवी साहब से सबक पढ़कर अपनी जगह पर आया नहीं कि बिल्कुल साफ, कुछ सोचता ही नहीं था। तुम तो तब भी बड़े ज़हीन थे। ये कहकर उन्होंने मुझे पुरइज़्ज़त नज़रों से देखा। मैंने बाचश्म तर कहा, मैं तो जब तुम्हें देखता हूँ तो यही जी में आता है कि दौड़कर तुम्हारे गले से लिपट जाऊँ। 25 साल की मुद्दत गोया बिल्कुल गायब हो जाती है। वो मकतब आंखों के सामने फिरने लगता है और बचपन सारी दिलफरेबियों के साथ ताज़ा हो जाता है। बलदेव ने भी रुकत आमेज़ लहजे में जवाब दिया, मैंने तो भाई तुम्हें हमेशा अपना मुरब्बी और रहनुमा समझा है। जब तुम्हें देखता हूँ तो छाती गज भर की हो जाती है कि वो मेरा बचपन का दोस्त जाता है जो वक्त पड़ने पर कभी दगा न देगा। तुम कुछ खाते पीते क्यों नहीं, सूखते क्यों जाते हो? घी ना मिलता हो तो 1-2 कैंसर भिजवा दूं।
अब तुम बूढ़े हुए खूब डट कर खाया करो। अब तो बदन में जो कुछ ताकत है वो खाने पीने की बदौलत है। मैं तो अब भी सैर भर दूध और पाव भर घी उड़ा जाता हूँ। ये तो थोड़ा मक्खन भी खाने का लगा हूँ। उम्र भर बाल बच्चों के लिए मर मिटे। कोई पूछता है तुम्हारी क्या हालत है, अगर आज कंधा डाल दूं तो कोई एक लोटा पानी को न पूछे। इसलिए खूब खाता हूँ और सबसे ज़्यादा काम करता हूँ। वही जो बड़ा लड़का है उस पर पुलिस ने एक झूठा मुकदमा चला दिया है। अच्छा खासा पहलवान है, किसी से दबता नहीं। दरोगा जी से एक बार कुछ कहा सुनी हो गई, तब से उसकी घात में लगे हुए थे। इधर गांव में एक डाका पड़ गया। दरोगा जी ने तहकीकात में उसे भी फांस लिया। एक हफ्ते से हिरासत में है। मुकदमा मोहम्मद खलील साहब डिप्टी कलेक्टर के इजलास में है और मोहम्मद खलील और दरोगा की गहरी दोस्ती है। ज़रूर सज़ा हो जाएगी। अब तुम भी बचाओ तो उसकी जान बच सकती है। हमें और कोई उम्मीद नहीं है। सज़ा तो होगी ही, इज्जत खाक में मिल जाएगी। तुम जाकर हाकिम ज़िला से इतना कह दो कि मुकदमा झूठा है, आप खुद तहकीकात करें। बस देखो, बचपन के साथी हो, इनकार मत करना। जानता हूँ कि तुम इन मामलात में नहीं पढ़ते और ना पढ़ना चाहिए। अफसर जिला से तुम्हारी दूसरी तरह की मुलाकात है, तुम क्यों उन किस्सों में उन कुजियों में पढ़ोगे। लेकिन ये घर का मामला है, इतना समझ लो, और बिल्कुल झूठा है। नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं आता। लड़के की माँ रो रो कर जान दे डालती है। बीवी ने दाना पानी छोड़ रखा है, 7 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। मैं दूध पी लेता हूँ, लेकिन दोनों सास बहू बेआबो दाना पड़ी हुई हैं। अगर सज़ा हुई तो दोनों मर जाएंगी। मैंने यही कहकर सबको ढारस दी है कि जब तक हमारा बचपन का दोस्त जिंदा है, कोई हमारा बाल बेगा नहीं कर सकता। मैं बड़ी मुश्किल में पड़ा। मेरी जानिब से जितने एतराज़ात हो सकते थे उनका जवाब बलदेव सिंह ने पहले ही दे दिया था। अगर उनका इरादा करता हूं तो सर हो जाएगा, गला न छोड़ेगा। कोई जवाब न सूझा। आखिर मुझे मजबूर होकर कहना पड़ा कि मैं जाकर साहब से उसका जिक्र करूंगा, मगर मुझे उम्मीद नहीं कि उसका कुछ नतीजा हो। हुकाम मातहतों के मामले में बहुत कम दखल दिया करते हैं। तुम जाकर कह दो, तकदीर में जो है वो तो होगा ही। अच्छी बात है, तो कल जाओगे? कल ही जाऊंगा। बलदेव सिंह को रुखसत करके मैंने अपना मजबून ख़त्म किया और आराम से खाना खाकर लेटा। मैंने बलदेव सिंह को झांसा दिया था। मैं पहले से बता चुका था कि आमतौर से पुलिस का एतबार करते हैं। ये कहने की काफ़ी गुंजाइश थी कि साहब ने इस मामले में दखल देना मुनासिब न समझा। साहब के पास जाने का मैंने ख्वाब भी न ख्याल किया था। मैं इस वाक़ा को बिल्कुल भूल गया था कि 8वें दिन बलदेव सिंह अपने पहलवान बेटे के साथ मेरे कमरे में दाखिल हुए। बेटे ने मेरे कदमों पर सर रख दिया और एक किनारे खड़ा हो गया। बलदेव सिंह बोले, बिल्कुल बरी हो गया। भाई साहब ने दरोगा जी को बुलाकर खूब डांटा कि तुम भले आदमियों को सताते और बदनाम करते हो, अगर फिर ऐसी शरारत की तो बर्खास्त कर दिए जाओगे। दरोगा बहुत परेशान हुए। जब साहब ने उसे बरी कर दिया तो मैंने दरोगा साहब को झुककर सलाम किया। बेचारे पर घड़ों नहीं पड़ गया। ये तुम्हारी सिफारिश की बरकत है ब्रदर। अगर तुमने मदद ना की होती तो हम तबाह हो गए थे। ये समझ लो 4 आदमियों की जान बच गई। मैं तुम्हारे पास डरते डरते आया था। लोगों ने कहा था कि उनके पास नाहक जाते हो। वो बड़ा बेमरवत आदमी है, इसकी ज़ात से किसी को फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। आदमी वो कहलाता है जिससे ज़रूरतमंदों का काम निकली। वो क्या आदमी है जो किसी की कुछ न सुने ही नहीं, यही कहे मुझसे कुछ मतलब नहीं। लेकिन भाई मैंने किसी की ना सुनी। मेरे दिल में मेरा राम बैठा कह रहा था, तुम चाहे कितने ही रूखे बेमरोवत हो लेकिन मुझ पर ज़रूर रहम करोगे। ये कहकर बलदेव सिंह ने अपने लड़के को इशारा किया। वो बाहर गया और एक बड़ा सा गठड़ा उठा लाया जिसमें अनो अक़साम की देहाती सौगातें बंधी हुई थी। हालांकि मैं बराबर कहे जाता था कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मगर उस वक़्त भी मुझे ये तस्लीम करने का हौसला ना हुआ कि मैं साहब के पास गया ही नहीं। जो कुछ हुआ खुद ब खुद हुआ। मुफ्त का एहसान छोड़ना तबीयत ने गवारा न किया।